गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित कुमार। हम आज जो है बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है सल्तनत काल का जो प्रशासन। तो हमने पिछली कक्षाओं में जो बात करी तो सल्तनत काल के जो पांच जो वंश थे उन्होंने शासन किया। उन पांच वंशों के जो आज हम बात करेंगे, उन पांच वंशों के जो शासन के समय उनका जो प्रशासनिक जो आधार क्या था, प्रशासन जो है किन किन जो प्रशासन में किन किन व्यक्तियों को जो है उनके पदों का जो विभाजन क्या था, कि जैसे वजीर था या फिर उनके लेखा परीक्षक थे, या फिर सेना का जो है आकार क्या था, उनका न्याय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी कृषि और राजस्व व्यवस्था का जो क्या स्वरूप था, उनका व्यापार और आर्थिक तंत्र कैसा था, तथा हम बात करेंगे उनके स्थापत्य कला और जो है निर्माण कला जो है सल्तनत काल में हुई। तो दोस्तों हम इसमें बात करेंगे हम सल्तनत युगीन जो प्रशासनिक व्यवस्था की। तो सल्तनत युगीन जो प्रशासनिक व्यवस्था में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है सल्तनत काल के जो शासक है उनकी जो उपाधि है उनको सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान कहा जाता था। तो पहला सुल्तान पहला जो है उपाधि, तो सुल्तान की उपाधि जो है ये शासक लेते थे। तो सुल्तान की उपाधि जो ली तो प्रथम शासक था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने जो है सुल्तान की उपाधि जो है, पहला जो शासक था तुर्की शासक जिसने महमूद गजनबी की, क्योंकि सल्तनत काल की स्थापना जो है तुर्कियों द्वारा हुई। हालांकि जो है लास्ट का जो वंश है लोदी वंश, जिस पे अफगानी जो है वंश ने शासन किया, उसके अलावा लोदी वंश के अलावा जो हम बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो भी है, जो खिलजी काल में जो है खुसरो शाह ने जो है शासन किया था। लेकिन जो है तो आरंभिक जो सल्तनत काल के जो शासक थे वो तुर्की कहे जाते थे। तो सुल्तान की जो उपाधि धारण की तो पहला जो सुल्तान था वो था महमूद गजनबी। इसके अलावा शासन में जो है सुल्तान की सहायता के लिए एक बहुत सारे जो है सुल्तान की सहायता देने के लिए हम उनकी बात करेंगे तो बहुत सारे जो है मंत्री नियुक्त होते थे। इन मंत्रियों की जो एक संस्था होती थी उसको मजलिस ए खलवत, उस संस्था को मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत मतलब जो आधुनिक जो मंत्रिमंडल जो होता है कि जैसे एक प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री का भी एक मंत्रिमंडल होता है। तो ऐसे ही जो है सुल्तान के लिए जो है मजलिस ए खलवत एक जो है संस्था होती थी, वो जो है सुल्तान की सहायता करती थी और इसको एक तरीके से मंत्रियों की परिषद होती थी। तो मंत्री परिषद होती थी जो है मजलिस ए खलवत, तथा इस जो मजलिस ए खलवत है इसके अधीन जो है इसके अधीन या फिर इसमें बहुत सारे जो विभाग है उनको जो है समाहित किया जाता था। तो अब हम जो सल्तनत काल के जो विभाग है उन विभागों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो उनमें तो यह है कि आपको जो विभाग का नाम बताया जाएगा, उस विभाग का जो है विवरण बताया जाएगा कि इस विभाग का जो काम क्या होता था। तो सल्तनत काल में जो एक मैंने बताया था एक पिछले जो कक्षाओं में पहले जब हमने पढ़ा था गुलाम वंश, तो सल्तनत काल में एक पद आया था नायब ए ममलिकात। तो ये इस पद का जो कार्य था वो था कि वजीर और जो उनके वकील जो है उन मतलब एक सबसे बड़ा पद हो गया जो इस पद पर सबसे पहले इफ्तियारुद्दीन ऐतकीन की जो है नियुक्ति हुई। तो बहराम शाह के समय जो है नायब ममलिकात पद आया था, बहराम शाह के समय। तो अब हम बात करते हैं जो सल्तनत काल के जो प्रशासन के जो मुख्य जो पद है वो कौन कौन से पद थे दोस्तों। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सल्तनत काल में जो है वजीर। सबसे पहला जो है सल्तनत काल का जो मुख्य पद होता था वो होता था वजीर। तो वजीर है विशेष रूप से जो है वजीर का जो मुख्य कार्य होता था तो वजीर का है वित्त को संभालता था। वित्त मुख्य कार्य तो होता था इसका वित्त का, तथा इसका जो विभाग था वजीर का जो विभाग होता था वो होता था दीवाने विजारत। इसका जो विभाग था तो इसका विभाग होता था दीवाने विजारत वजीर का। तो दोस्तों अब जो मैं सल्तनत काल के जो प्रशासन के जो है इनके जो पद है उनका जो तुमको वह बोर्ड पे जो यहाँ पे लिख देता हूँ, उनके सामने जो है उनका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि इस पद का जो व्यक्ति क्या कार्य करता था। तो जिससे जो शायद तुम्हारे बच्चों समझ में आए ये चीज़ कि
किस विभाग का जो है कार्य क्या था और किस विभाग के अंतर्गत जो है कौन से विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो हम सल्तनत काल के जो विभागों की जो हम बात करते हैं, तो हम सल्तनत कालीन जो विभागों को देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नायब ममलिकात की बात है, आपको बताया कि बैराम शाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्तनत काल में जो है वजीर। वजीर जो है सबसे पहला जो स्तंभ, जो सल्तनत काल का सबसे बड़ा पद था वो नायब ममलिकात तो पद है, एक टेम्परेरी जो है पद बनाया था, उसको बाद में ख़त्म भी कर दिया। लेकिन जो वजीर का जो पद होता था उसका मुख्य जो कार्य है इसका वित्त को देखना, मुख्य कार्य जो है सल्तनत काल के वित्त जो है उसको देखना। और विभाग इसका होता था दीवाने विजारत, दीवाने विजारत जो है इसका विभाग होता था। वजीर के बाद हम बात करते हैं मुस्तौफी। मुस्तौफी जो होता था वो होता था, वजीर के बाद में हम बात करें मुस्तौफी। मुस्तौफी होता था जो है यह होता था महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। और इस मुस्तौफी का कार्य था आय व्यय का हिसाब, आय व्यय का हिसाब, आय व्यय का जो हिसाब करता था वो मुस्तौफी करता था और आय परीक्षक होता था। मजूमदार, मजूमदार होता था, मजूमदार होता था आय व्यय को मजूमदार होता था आय व्यय का ठीक से हिसाब, ठीक से हिसाब। और खासकर ठीक से हिसाब मतलब उधार जो कोई व्यक्ति को दिया जाता था उसकी जो जांच पड़ताल का कार्य करता था वो मजूमदार करता था। खजांची होता था, वो नगद रुपया उसके पास रखता था। और कोषाध्यक्ष, खजांची को जो है, खजांची जो होता था ये होता था कोषाध्यक्ष। जैसे तुम भी कोई संस्था देखते हो तो उसका जो कोषाध्यक्ष होता है तो मतलब नगद रुपया इसके पास होता था। कोषाध्यक्ष का जो कार्य करता था वो खजांची करता था। उसके अलावा दीवाने वकूफ, जो इस विभाग का जो कार्य होता था दीवाने वकूफ का, दीवाने वकूफ इसका कार्य होता था दीवाने वकूफ का। इसकी जो स्थापना है जलालुद्दीन खिलजी के समय हुई। इसका जो कार्य होता था व्यय के कागजों की देखभाल करना। दीवाने वकूफ का जो था व्यय कागजों की, व्यय के कागजों की, व्यय के कागजों की देखभाल, व्यय के कागजों की देखभाल। और यह पद हुआ प्रारंभ जलालुद्दीन के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय। मतलब जो व्यय के कागजों की देखभाल करने का जो कार्य था वो दीवाने वकूफ का था। यह जो है पद प्रारंभ हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। इसके बाद हम बात करते हैं दीवाने मुक्तराज, दीवाने मुक्तराज। दीवाने जो मुक्तराज है इंपॉर्टेंट है, दीवाने मुक्तराज है ये जो है अलाउद्दीन के समय प्रारंभ हुआ। और अलाउद्दीन के समय यह है प्रारंभ हुआ ये पद जब अलाउद्दीन अपनी जो है बाजार नियंत्रण जो प्रणाली जो प्रारंभ की, तो उस समय जो है अलाउद्दीन के समय यह जो प्रारंभ हुआ दीवाने मुक्तराज जो पद। तथा इसका जो काम होता था कि अधिक मात्रा में किसी को कर दिया हुआ तो करों का हिसाब किताब, करों का हिसाब किताब, इसका भी कार्य होता था करों का हिसाब किताब। करों का जो हिसाब किताब देखता था वो दीवाने मुक्तराज जो है विभाग देखता था। दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही जो विभाग है मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रारंभ हुआ। तो दीवान ए अमीर कोही, अमीर कोही ये विभाग चालू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसका कार्य था कृषि विभाग था। कृषि में जो सुधार या कृषि की जो व्यवस्था देखता था तो वो था दीवान ए अमीर कोही। तो दीवान ए अमीर कोही जो विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। कृषि से संबंधित जो भी समस्या, जो भी जो विचार जो देखता था वो दीवान ए अमीर कोही जो विभाग देखता था।
उसके बाद आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक जो है तो ये है दीवान आरिज। दीवान आरिज जो है इसका जो प्रधान होता था, आरिज मुमालिक होता था दीवान अमीर को ही, तो उसका जो है दीवान जो कोई विभाग है उसका अमीर को ही प्रदान होता था। इसका दीवान आरिज का आरिज मुमालिक होता था। बलबन के समय हुआ था एक प्रारंभ, बलबन समय प्रारंभ हुआ और ये था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग से जो संबंधित विभाग था वो था दीवान ए आरिज। बलबन के समय जो प्रारंभ हुआ सैन्य विभाग वो दीवान ए आरिज। इसके बाद हम बात करते हैं दीवान इंसा। दीवान इंसा, दीवान इंसा शाही जो पत्र होते थे, शाही पत्रों को इधर से उधर ले जाने का कार्य जो करता था दीवाने जो है इंसा करता था। दीवान ए रिसालत जो है, दीवान ए रिसालत दो होते थे, दीवान ए रियायत और दीवान ए रिसालत। तो दीवान ए जो रिसालत होता था वो होता था विदेश विभाग, दीवान ए रियायत होता था वित्त से संबंधित विभाग और दीवान ए रिसालत होता था एग्जामों में जो फर्स्ट ग्रेड में जो आया था क्वेश्चन की दीवान ए रियासत और दीवान ए रिसालत दोनों को पूछ लिया जाता है। तो एक वित्त विभाग होता था, वित्त से संबंधित होता था, और एक विभाग होता था विदेश विभाग। और जो दोस्तों इनके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जो इनके क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो इनका जो है मिलान वाला क्वेश्चन आता है कि इस पद का मिलान कीजिए कि इस पद का कार्य क्या था। उसके बाद में बात करते हैं हम सद्र सुदूर। तो सद्र सुदूर जो विभाग था, सद्र ए सुदूर, तो सद्र सुदूर जो विभाग था ये विदेश का भी जो कार्य करता था, लेकिन मुख्यतः जो धार्मिक मामलों का जो विभाग था, जो धार्मिक मामलों को जो देखता था, तो मुस्लिम जो धार्मिक पद्धतियों का निर्धारण करना वो काम होता था सद्र सुदूर का। तो धार्मिक विभाग को देखने का कार्य जो है सद्र सुदूर का होता था। इसके अलावा काजी उल कुजात, काजी उल कुजात जो विभाग था, काजी उल कुजात विभाग था, तो मुस्लिम जो पंडित वर्ग या जैसे किसी भी मुस्लिम जो है धर्म नीतियों का, तो यह है धर्म नीतियों का जो निर्धारण करने वाला जो था, धर्म नीतियों का जो निर्धारण करने वाला व्यक्ति था वो काजी उल कुजात कहा गया। इसके अलावा हम बात करते हैं बारबक जो था राज दरबार में, बारबक जो है, बारबक है राज दरबार में सेवकों का प्रबंध, जो सेवक होते थे तो उनकी जो व्यवस्था करता था वो बारबक नामक अधिकारी करता था। उसके अलावा अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब दरबार में आने वाले व्यक्तियों की, दरबार में आने वाले व्यक्तियों की जांच, आने वाले व्यक्तियों की जांच, कोई भी जो दरबार में आता था तो उस व्यक्ति की जो जांच जो करता था वो अमीर ए हाजिब नामक व्यक्ति करता था। अमीर ए शिकार, शिकार, अमीर ए शिकार जो पद होता था, अमीर ए शिकार जो पद होता था, ये पद था अमीर ए शिकार। जब सुल्तान जब जो शिकार जब पर जाता था तो शिकार का जो है उसका शिकार प्रबंध जो है करने का कार्य होता था। जब सुल्तान शिकार पर जाता था तो शिकार का जो प्रबंध करता था अमीर ए शिकार करता था। अमीर ए मजलिस, सभा और उत्सवों की जो जांच करने वाला या सभा और उत्सवों को अमीर ए मजलिस, अमीर ए मजलिस सभा और उत्सवों, सभा उत्सव और समारोह का आयोजन, समारोह का जो आयोजन होता था उस आयोजन की जो देखभाल का जो कार्य करता था वो करता था अमीर ए मजलिस। इसके अलावा जो हम बात करें तो बरीद ए मुमालिक जो होता था पद, गुप्तचर पद होता था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक जो होता था, बरीद यानी गुप्तचर मान लो, तो गुप्तचर का जो पद होता था वो होता था बरीद जो पद होता था। इसके अलावा अस्पशाला का जो प्रधान है अमीर ए आखुर,
अमीर आखुर, जिस पे बताया था कि बलबन ने भी कार्य किया था, और रजिया सुल्तान के समय जो याकूत था, जलालुद्दीन जो याकूत था हबसी, उसका जो पद है अस्बसाला का जो प्रधान है वो है सेनाए पील। सेनाए पील होता था हस्तिसाला का प्रधान। सेनाए पील होता था, हस्तिसाला का जो प्रधान होता था वो सेनाए पील होता था। तथा इसके अलावा हम बात करें तो जो है सल्तनत काल में जो हम बात करें तो देखो प्रशासन में एक होता था वकील दर, वो भी जो है राजमहल के जो है वकील दर, जो तुमको बताया नहीं अभी, वकील दर है, वकील ए दर, वो भी है राजमहल प्रशासन को देखने वाला। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब सल्तनत कालीन जो प्रशासन की जो पदों की या फिर उनका एक जो पदों का जो वर्गीकरण की। तो इस वर्गीकरण में हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो सबसे पहले जो पद था वो था वजीर। वजीर का मुख्य कार्य वैसे तो होता था वित्त से संबंधित कार्य होता था इसका, लेकिन जो वजीर है वो सारे जो कार्य करता था, वित्त के अलावा वजीर को प्रशासन के जो है महत्वपूर्ण कार्य जो है किए जाते थे, वित्त व्यवस्था को तो देखता ही था, उसके अलावा और महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वजीर का जो विभाग है वो दीवाने विजारत कहा जाता था। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो सल्तनत काल का जो है दूसरा पद है मुस्तौफी, महालेखा परीक्षक होता था। आय व्यय का जो हिसाब किताब या लेखा जोखा जो रखना होता था वो मुस्तौफी रखता था, मतलब महालेखा परीक्षक आय व्यय का हिसाब। मजूमदार है आय व्यय का ठीक से हिसाब की किस व्यक्ति को कितना कर्जा दे रखा है, किसको क्या जो है कितना पैसा दे रखा है उसको, और किससे कितना लेना है उस चीज का जो हिसाब करता था मजूमदार करता था। खजांची है, इसके पास नगद पैसा होता था तो इसको एक तरीके से क्या कहा जाता है, कोषाध्यक्ष, मतलब कोष यानी पैसा, और उसका जो है उस पैसे का जो है कोष, जो कोई भी चीज का जो कोष बना हुआ होता है तो मतलब एक इकट्ठा जो पैसा करना होता है तो उस कोष का जो कोषाध्यक्ष होता था वो खजांची होता था। इसके अलावा हम बात करें दीवाने वकूफ जो है कागजों की जो व्यय के जो कागज है उनकी जो देखभाल करने का जो कार्य करता था दीवाने वकूफ करता था। इसकी जो स्थापना है जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुई। दीवाने मुख्तराज जो है अलाउद्दीन के समय ये भी व्यय विभाग को देखता था कि कितना कर निर्धारण, कि कितना कर उस समय कितना कर लगाना है, क्या करना है। तो दीवाने जब मुख्तराज का जो स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये स्थापना की इसने जब इसने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की। इसके अलावा दीवाने अमीर कोई इसकी स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने यह था जब इसने दुआब में कर वृद्धि की तो उस कृषि की जो अनियमितता आई और उस कृषि के बारे में जो बात करने के लिए जो है कृषि विभाग की इसने स्थापना की, वो दीवाने अमीर को ही हुआ। आरिज मुमालिक जो है विभाग की जो स्थापना की बलबन के समय हुई, और इसका आरिज मुमालिक का जो कार्य था, आरिज एक दीवाने आरिज का, तो इसका कार्य था कि सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था को देखने का कार्य इसका था। दीवाने इंसाफ जो होता था, शाही जो पत्र होते थे उनका जो व्यवहार या मतलब लेना देने का कार्य करता था दीवाने इंसा करता था। दीवाने रिसालत जो होता था, विदेशी विभाग के जो कार्यों को देखने वाला दीवाने रिसालत होता था। सदर सुदूर होता था जो धार्मिक जो विभाग को देखने वाला होता था, तथा काजी उल कुजात जो होता था धार्मिक नीतियों का जो निर्धारण करने वाला सल्तनत कालीन की प्रशासन की, उनको काजी उल कुजात कहा जाता था। वकील दर होता था राजमहल की जो प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का कार्य, जो राजमहल में जो भी प्रशासन से संबंधित व्यवस्था होगी उसको देखने का कार्य वकील दर करता था। बारवक करता था राजमहल के जो भी जो सेवक होते थे उन सेवकों को कितना पैसा देना है या फिर उनकी क्या सुविधा, उन सेवकों की जरूरत की जो सुविधा है वो करनी है, तो उसका कार्य होता था बारवक द्वारा किया जाता था। अमीर हाजिब होता था दरबार में आने वाले जो व्यक्ति है उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति, तथा मुस्लिम जो नीति है उनके अनुसार उन नीतियों का पालन करवाने वाला जो व्यक्ति होता था अमीर हाजिब होता था। बलबन भी इस पद पर जो है रह चुका था। अमीर शिकार होता था जब सुल्तान शिकार पर जाता था तो उस शिकार का जो है उस मैदान का देखभाल करना या फिर उस पूरी जो शिकार का जो प्रबंध है अमीर हाजिब द्वारा किया जाता था। अमीर मजलिस होती थी जो सल्तनत काल में जो सभा उत्सव समारोह होते थे उनका जो नियोजन निर्धारण और जो पूरी उसकी एक रूपरेखा बनाने का कार्य करता था। जैसे हम कोई फंक्शन करते तो हम किसी को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो उस तरीके से अमीर मजलिस भी जो है उन उत्सवों और उनका जो है एक जिम्मेदारी जो सवाल के या उत्सव और समारोह की जो देखभाल या जांच करने का जो कार्य करता था अमीर मजलिस करता था। अमीर आखुर होता था जो है हस्तसेला जो है अश्वसेना का जो है प्रधान होता था, अश्वशाला का प्रधान। सेनाए पील होता था हस्तिशाला का प्रधान।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं अब सल्तनत काल के जो है कि सल्तनत काल में जो व्यवस्था थी, तो सल्तनत काल में जो व्यवस्था थी दोस्तों वो थी इस्लामी की जो है सल्तनत काल की जो संरचना थी तो इस्लामी हनीफी शाखा। तो इनका जो नियम चलता था वो हनीफी शाखा जो है इस्लाम के अनुसार चलता था। तो जो सल्तनत कालीन जो शासक है उन्होंने अपने जो प्रशासन में इस हनीफी शाखा जो इस्लाम की हनीफी शाखा है उसके नियम और जो है कर्तव्यों का जो है पालन किया, तथा उस उपलक्ष्य में इन्होंने जो है धार्मिक कर लगाए। तो उसमें जैसे धार्मिक कर लगाए तो जैसे जजिया और कुछ जो कर लगाए, ज़कात लगाए, या फिर उनसे जो है उस्र और उम्स जो है कर लगाए। तो जो अपनी जो सुन्नी हनीफी शाखा जो है सुन्नी कट्टरवादी जो है जो मुस्लिम है उनकी विचारधारा के अनुसार जो इनका प्रशासन चलता था, इनका जो है कर होते थे। उसके अलावा जो इनके जो मुस्लिम जो होते थे उनकी जो जागीरों को जो बांटने का कार्य किया, तो जागीर होती थी इनकी इक्ता। जागीर जो होती थी उसको इक्ता कहा जाता था, जो प्रारंभिक जो की गई जैसे मोहम्मद गोरी के सामने जो है, लेकिन इक्ता का जो सही वर्गीकरण मिलता है इल्तुतमिश के शासनकाल में मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सल्तनत काल का सैन्य संगठन, कि सल्तनत काल का जो सैन्य संगठन कैसा था। तो सल्तनत काल का दोस्तों जो सैन्य संगठन था, तो सल्तनत कालीन जो सैन्य संगठन था वो सैन्य संगठन दशमलव पद्धति पर आधारित था। तो दशमलव पद्धति के अनुसार जो है सल्तनत कालीन जो है सैन्य संगठन चलता था, तो जिसमें अलग अलग पद और अलग अलग विभाग होते थे, तथा एक छोटी से छोटी इकाई मतलब 10 सैनिकों की इकाई से लेकर जो है हज़ार लाखों तक जो सेना होती थी, उस सेना का जो मेन जो है सुल्तान की सेना तक जो है वर्गीकरण किया गया। सेना की जो विभिन्न चीज़ों की जो देखभाल, जैसे रथ, हाथी, पैदल सैनिक, उनके अनुसार भी जो है पदों का वर्गीकरण किया गया। उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो अब हम हमारा जो अगली बात हम करते हैं तो इनके जो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। तो इनकी जो है सैन्य व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों हम बात करते हैं सल्तनत कालीन जो है सैन्य प्रशासन। तो सल्तनत कालीन हम सैन्य प्रशासन की बात करते हैं, तो सल्तनत कालीन सैन्य प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे कि सल्तनत काल में जो सेना विभाग का जो प्रधान होता था तो वो होता था आरिज़ ममालिक। बताया था कि बलबन के समय जो है सैन्य प्रशासन, तो सैन्य प्रशासन जो है प्रधान होता था, इसका विभाग है दीवाने आरिज़ और प्रधान है इसका आरिज़ ममालिक। आरिज़ ए ममालिक, आरिज़ ममालिक जो है सैन्य प्रशासन का प्रधान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और हुलिया रखने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था एक दिन कि घोड़ों को दागना मतलब घोड़ों को जो है निशान लगा दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसने प्रारंभ किया, घोड़े दागने व हुलिया रखने की प्रथा का जो है प्रारंभ किया। हुलिया रखने की, घोड़े दागने और हुलिया रखने की जो प्रथा का प्रारंभ है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया। भारत में जो बाबर के आने से पहले,
जो बाबर आया था, तो बाबर के आने से पहले, क्योंकि सबसे जो पहले जो आप पढ़ोगे मुगल काल में, तो सबसे पहले जो है उस्मानी विधि और जो तोप चलाने की जो है, अपनी जो तोपों के माध्यम से जिसने बाबर ने युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा और खानवा का युद्ध लड़ा, तो बाबर के आने से पहले जो है भारत में तोप नहीं थी। तो तोप नहीं थी तो ये पत्थरों को फेंका जाता था, मतलब पत्थरों को किसी भी चीज़ से जो है लगाकर उन पत्थरों को, मतलब तोप नहीं होती थी तो पत्थरों को फेंका जाता था। लेकिन बाबर के आने के बाद में जो है भारत में तोपों का जो है नियमित जो है प्रयोग होने लगा था। उसके बाद में हम बात करते हैं तो सल्तनत काल में जो है सेना का जो वर्गीकरण कैसा था, तो सेना का वर्गीकरण था जो हस्म कल्ब होती थी, हस्म एक कल्ब होती थी, हस्म कल्ब जो होती थी वो होती थी शाही सेना। शाही सेना मतलब जो राजा की सेना, और जो हर क्षेत्र में या हर समय जो राजा के साथ जो सेना चलेगी उसको जो है हस्म एक कल्ब है, उस सेना को कहा जाता था। हस्म कल्ब होता था, शाही सेना होती थी, और ये सेना जो है शाही सेना ही ये होती थी केंद्रीय सेना, इसको केंद्रीय सेना भी कहा जाता था। केंद्रीय सेना होती थी हस्म कल्ब। इसके बाद में हम बात करते हैं तो हस्म अतरफ एक होती थी, दूसरी सेना होती थी हस्म अतरफ। हस्म अतरफ ये सेना होती थी जो प्रांतपतियों की सेना, जो प्रांतों में जो शासन करते थे। सल्तनत काल के जैसे हर जगह राजा तो शासन करेगा नहीं, तो जैसे छोटे छोटे जो दिल्ली सल्तनत के प्रांत थे उन प्रांतों पर जो शासन जो दिया जाता था वो प्रांतपतियों को दिया जाता था। लेकिन प्रांतपति भी कोई छोटी मोटी हस्ती तो होती नहीं थी, तो प्रांतपति के पास भी सेना होती थी, उसको जो कहते थे हस्म अतरफ, प्रांतपतियों की सेना, इसको हस्म अतरफ जो है कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं सवार ए कल्ब। सवार ए कल्ब होती थी शाही घुड़सवार सेना। सवार ए कल्ब, सवार ए कल्ब होती थी शाही घुड़सवार सेना। शाही घुड़सवार सेना, शाही घुड़सवार सेना को जो है सवार ए कल्ब जो है सेना कहा गया। तथा उसके बाद में हम बात करते हैं तो इस सवार ए कल्ब सेना के बाद में हम बात करते हैं तो इनकी है खास खेल। खास खेल होती थी सुल्तान की स्थायी सेना। खास खेल होती थी जो है सुल्तान की स्थायी सेना। सुल्तान की स्थायी सेना मतलब ये सेना भी जो है हमेशा सुल्तान के साथ जो परमानेंट, मतलब ये कि नहीं राज के जो नहीं है इनकी नियुक्तियां, इनको कभी नहीं। कुछ सैनिकों को तो ये होता था कि युद्ध हुआ तो अचानक जो है सैनिकों की भर्ती की जाती थी, लेकिन ये सेना तो हमेशा ही बनी रहती थी, राजा के साथ जो चलती थी वो होती थी खासखेल जो सेना होती थी राजा के साथ। सवार बस्तरगानी जो सेना होती थी, घुड़सवार वाली जो सेना, सवार ए बस्तरगानी जो होती थी, बस्तरगानी जो होती थी वो होती थी सशस्त्र घुड़सवार। सशस्त्र घुड़सवार सेना ऐसी सेना जो घोड़े पर बैठकर और जो है शस्त्र धारण करने वाली जो सेना होती थी, सवार बस्तगीर होती थी। तो दोस्तों देखो बताया कि जो प्रधान होता था सेना का आरिज़ ममालिक प्रारंभ हुआ बलबन के समय में। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घोड़ों को दागने, मतलब घोड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया रखने की जो है प्रथा प्रारंभ की। हस्म अतरफ जो होती थी इनकी प्रांतपतियों की जो है सेना होती थी, मतलब प्रांतपति जो रखते थे। हस्म कल्ब होती थी शाही सेना और केंद्रीय सेना। इसके अलावा सवार कल्ब होती थी जो शाही घुड़सवार सेना, मतलब जो राजा की जो है वो घुड़सवार सेना होती थी। इसके अलावा खासखेल होती थी सुल्तान की जो स्थायी सेना, परमानेंट जो सेना होती थी उसको खासखेल कहा जाता था। सवार बस्तरगानी होती थी सशस्त्र, जो शस्त्र अस्त्रों को लेकर चलने वाली वो होती थी घुड़सवार जो सेना होती थी, उसको सवार बस्तरगानी कहते थे। इसके अलावा जो है सेना का जो वर्गीकरण है उसका जो कैसे किया गया, तो सेना का वर्गीकरण किया गया 10 बल पद्धति पर। तो उसमें जो हम देखते हैं 10 घुड़सवार सैनिक, 10 घुड़सवार सैनिक होते थे, इनको कहा जाता था खासखेल। खासखेल होता था 10 घुड़सवार सैनिक जो मिलकर बनते थे, खासखेल होते थे। तथा खासखेल नहीं, सरखेल होते थे। सरखेल होते थे 10 घुड़सवार सैनिक जो होते थे
वो होते थे सरखेल। इसके अलावा जब 10 सरखेल बनते थे तो एक सिपह सालार होता था। 10 सरखेल बन जाएंगे मतलब 10 कितने हो गए, 10 सैनिक है, और ये 10 जो है एक हुआ, तो ये 10 जो है सरखेल बने, 10 सरखेल बने मतलब कितने, 10 दाई के 100, तो एक बना एक सिपह सालार। एक सिपह सालार बना जब 100 सैनिक जब हो गए, तो एक सिपह सालार मतलब, तो एक सिपह सालार के बाद में जब 10 सिपह सालार मिले, तो 10 सिपह सालार मिले, 10 सिपह सालार मिले तो बना एक अमीर। कितना हो गया, 10 सरखेल मतलब 100 सैनिक, ये 10, ये 100 सैनिक, और जब 100 सैनिक है तो एक सिपह सालार है, तो 100 सैनिकों से मिलकर बना, तो फिर ये 10 सिपह सालारों से 1000 सैनिक, फिर एक अमीर से जो मिलकर बनता था, तो 10 अमीर जब मिलके बन जाते थे, तो 10 अमीरों से मिलकर जो सेना बनती थी उसको कहा जाता था एक मलिक। एक मलिक कहा जाता था, मालिक मतलब जो होता था, तो एक मलिक कहा जाता था उसको। 10 अमीरों की मिलकर जो सेना बनती थी, फिर उसके बाद में 10 जो है 10 मलिकों से जो मिलकर सेना बनती थी, 10 मलिकों से जो मिलकर सेना बनती थी, उसमें एक खान होता था, उसको एक खान कहा जाता था। 10 मलिकों की सेना को एक खान कहा जाता था, और 10 खानों की सेना को, और 10 खानों की जो सेना होती थी उसको एक सुल्तान कहा जाता था। तो लगभग करते करते लाख तक की जो सेना हो जाती थी, तो सुल्तान ही जो सेनायक है उसका सबसे प्रमुख होता था। उस सुल्तान का जो सेना है, तो पहले ही पहले जैसे सरखेल है, सिपह सालार है, अमीर है, मलिक है, खान है, सुल्तान है, तो खान के बाद में सबसे जो मुख्य पद होता था सुल्तान का होता था, और सैन्य प्रणाली थी जो थी दशमलव प्रणाली पर आधारित। तो सल्तनत काल का जो है न्याय विभाग जो होता था, तो दोस्तों देखो न्याय विभाग के बारे में ज़्यादा नहीं है, वो तुमको वैसे ही बता देते कि सल्तनत काल का जो न्याय विभाग होता था वो काजी, मुफ्ती और मौलवियों के माध्यम से किया जाता था। उन्हीं के द्वारा जो है सल्तनत काल के जो है व्यवस्था है, और वो सारी चीज़ें हैं जो काजी, मुल्ला और जो है मौलवियों के द्वारा उस चीज़ की जो है पूर्ति या आपूर्ति की जाती थी, तथा उनके द्वारा जो है न्याय की जो इस्लामी परंपराओं की जो विशेषता होती थी या व्यवस्था होती थी, तो इस्लामी प्रभाव और उसके अनुसार जो है उनके न्याय व्यवस्था और न्याय कानून निर्धारित किए जाते थे। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था की। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था। कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि दोस्तों हम बात करते हैं सल्तनत कालीन की कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो इनकी हम कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था को जो देखते हैं, तो कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था, तो कृषि व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें होता था कि सल्तनत काल में जो होता था भूमि का जो खंड होता था उसको अक्ता भूमि कहा जाता था।
अक्ता भूमि जो है भूमि का वो खंड होता था जिसको अक्ता भूमि कहा जाता था, तथा अक्ता को प्राप्त करने वाले मुफ्ती, मुक्ति और अमीर भी और मलिक, अक्ता भूमि जो है इसको कहते थे भूमि का खंड, भूमि खंड जिसको प्राप्त करते थे अमीर, मलिक और मुक्ति। अमीर, मलिक और जो है मुक्ति को जो है ये भूमि का खंड दिया जाता था। अक्ता भूमि सबसे पहले होती थी। खालसा भूमि होती थी जिसका प्रबंध सुल्तान की ओर से जो प्रबंध होता था उसको खालसा भूमि कहते थे, तथा जो अक्ता भूमि के बाद होता था खालसा भूमि, खालसा भूमि होती थी जो है सुल्तान की भूमि, सुल्तान की जो है भूमि होती थी संरक्षित भूमि, मतलब खालसा भूमि होती थी, इसको किसी को दिया नहीं जाता था। ये सुल्तान के संरक्षण में जो रहने वाली जो भूमि होती थी उसको खालसा भूमि जो है कहा जाता था। अनुदान भूमि होती थी कि जिसका विवरण है जो मोरलैंड ने किया था। अनुदान भूमि होती थी जो विभिन्न विभिन्न जो है विभागों को दान में दी जाती थी। तो अनुदान भूमि जो होती थी, अनुदान जो भूमि होती थी, तो अनुदान भूमि होती थी जैसे वक्फ, वक्फ जो भूमि होती थी, धर्म सेवा, तो वक्फ भूमि है धर्म सेवा के आधार पर, मतलब इनाम में दी जाती थी कोई धर्म सेवा करने वाले को, धर्म सेवा आधार पर, धर्म सेवा के जो आधार पर जो भूमि दी जाती थी वो वक्फ भूमि होती थी। इसके अलावा जो होती थी इनाम होती थी पेंशन भूमि, तथा इनाम होती थी पेंशन, इनाम होती थी पेंशन भूमि, और मिल्क होती थी राजा जो दे देता था किसी को, राजा द्वारा दी गई भूमि। तो राजा द्वारा दी जाने वाली भूमि होती थी वो मिल्क भूमि होती थी। राजा जैसे किसी को किसी चीज के लिए खुश होकर जो भूमि देता था, मिल्क होती थी। वक्फ होता था जो धार्मिक सेवा या धार्मिक जो सेवा का जो होता था उनके लिए जो वक्फ भूमि दी जाती थी। और जो इनाम होती थी वो पेंशन के रूप में जो दी जाने वाली भूमि है उसको इनाम भूमि जो है कहा जाता था। दोस्तों मैंने कर के बारे में बताया था कि जो है सल्तनत कालीन जो कृषि व्यवस्था के आधार पर हम बात करें तो हम कर के बारे में बात करते तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है कर जो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के समय कर की जो मात्रा है 50% कर दी गई थी। बोई कर की जो मात्रा है वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी दोआब में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर की मात्रा की तो उसने जो है वस्तुओं के मूल्य भी जो है स्थिर रखे और उसने जो है कोषागार और जो इन चीज़ों की स्थापना की, तो जिसकी वजह से अकाल भी पड़ गया। तो कर वृद्धि होने के कारण जो है किसानों को या फिर प्रशासन में जो जनता निवास करती थी उसको खाद्य आपूर्ति या मतलब खाने पीने की चीज़ों की जो है कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रशासन का आकार था वो बहुत बड़ा था। उसने जो है बहुत प्रांतों पर विजय की प्राप्त की थी, जिससे उसको निर्धारित जो है राजस्व और टैक्स जो है उसको मिलता रहता था। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन जो पहला शासक था जिसने जो है भूमि की माप के अनुसार जो है अपना कार्य किया, और इसके लिए बिस्वा, अलाउद्दीन भूमि नाप करवाने वाला जो है प्रथम शासक, और इसने भूमि नाप की इकाई दी बिस्वा। हम भी पढ़ते हैं कि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। तो जो भूमि नाप की जो पहली नाप करवाई तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई और उसने जो है भूमि का एक नाप निर्धारित की जिसको बिस्वा कहा गया। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो है माप प्रणाली को है बंद कर दिया, और उसने बंद करने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो है हुक्म हासिल प्रारंभ किया गया। मतलब जो भी है ज़मीन पे जो कर होगा उसको, मतलब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने तो जो है बिस्वे में भी ज़मीन को बांट दिया कि उसके अनुसार कर मिलेगा, लेकिन उसमें जो हुक्म है हासिल मतलब जो ज़मीन है उसका एक निर्धारण करके प्रशासन के जो नुमाइंदे होंगे वो ज़मीन पर कर लाएंगे। तो उसने नाप नहीं करवाई, उसने हुक्म हासिल मतलब एक फिक्स कर दिया कि 1/10 और 1/11 से जो ज़्यादा है वो कर नहीं लिया जाएगा।
लेकिन 1/3 से 1/5 तक जो कर लिया जाएगा तो हुक्म हासिल, मतलब राजा के जो है हुक्म के अनुसार जो है उसको कर प्राप्त होगा। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए जो है नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई व्यवस्था करवाई। यही कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दोआब में अकाल पड़ा, तो उसके अलावा जो है दोआब में अकाल पड़ा तो उसने जो है उस उपलक्ष्य में उसने जो है एक नया विभाग दीवान अमीर कोई की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है सल्तनत काल में जो प्रारंभ किए गए तो उसने जो है भूमि का जो विभाजन कर दिया, तो उसने जो 24 कर और आबाब करों को हटा दिया। उसके बाद में जो उसने इस्लामी परंपरा के अनुसार जो है जजिया जैसे मुस्लिमों से लिया जाता, मतलब उसमें जो है ब्राह्मणों से ये कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी कर लिया, क्योंकि इस्लामी परंपरा कहती है कि जो ब्राह्मण वर्ग होते हैं, इस्लामी परंपरा मतलब कुरान के आधार पर ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता, स्त्री बच्चे और लूले लंगड़े वृद्धों को इस कर से मुक्त रखा जाता था, लेकिन जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी कर लिया। इसके अलावा जो होता था धार्मिक कर होता था, ज़कात होता था, फिर खराज जो होता था ये भी धार्मिक कर था। मतलब मुस्लिम अगर हिंदू भूमि पर अगर मुस्लिम ने खरीद ली तो उसको खराज देना पड़ता था, और हिंदुओं की मुस्लिमों द्वारा जो खरीदी जाने वाली भूमि मतलब खराज जो है हिंदू भूमियों से ज़्यादा लिया जाता था, मुस्लिम भूमियों से कम लिया जाता था। ज़कात होता था धार्मिक कर जो मुस्लिमों से ही लिया जाता था, जो मुस्लिम उसके उत्थान के लिए। उस्र कर होता था, उम्स और खम्स। खम्स होता था लूट का कर, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/5 से जो है बढ़ाकर 4/5 कर दिया उसने, जो है 4/5 राजस्व में और 1/5 जो है कर सैनिकों में बांट दिया। इस कर की जो व्यवस्था को बाद में जो है जो शासक बने बाद के उन्होंने भी दोबारा प्रारंभ कर दिया। तथा इन्होंने जो तैयार फसल है उस फसल के आधार पर जो है इन्होंने जो अपनी जो प्रणाली है उसको जो प्रणाली जो प्रारंभ की उसको अलग अलग नाम दिए। उसको किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हासिल, उसके जो नाम दिए इन्होंने किस्मत ए गल्ला मतलब गल्ले इसमें कितना है क्या है, गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी और हासिल कि कितना हासिल होगा। और इनको पूरा करने के लिए इन्होंने प्रारंभ की खेत बटाई, मतलब खड़े खेत में फसल को देख लिया कि इस खेत में ये फसल खड़ी है तो उस खेत में ही जो है फसल का राजस्व निर्धारण कर दिया। खेत बटाई, खेत के बाद में जो है लंक, जो खलियान में जो फसल आ जाती है तो उसके अनुसार जो है लंक जो एक रास वो हम बना देते हैं लंक, तो पूरा एक ढेर, उस ढेर के अनुसार जो कि इतना ढेर है इस पर इतना राजस्व लिया जाएगा, लंक बटाई। और उससे लंक से जो है रास बटाई मतलब जो अनाज निकल जाएगा उस अनाज पर जो है निर्धारित जो कर लिया जाएगा उसको जो है रास बटाई जो है कहा गया। मतलब इसमें तो खड़ी फसल पे कर लगाया, इसमें जो है फसल को इकट्ठा करके जो है कर उसके अनुसार निर्धारित किया। रास बटाई में अनाज से दाना निकलने के बाद में जो है राजस्व निर्धारित किया। तथा इन्होंने जो है भूमि के जो है लगान निर्धारण की जो है एक मिश्रित प्रणाली, लगान निर्धारण की जो प्रणाली है वो मुक्ताई प्रणाली, लगान निर्धारण की जो प्रणाली है इनकी लगान निर्धारण प्रणाली थी मुक्ताई प्रणाली, मुक्ताई प्रणाली प्रारंभ, मुक्ताई प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया। मसाहत जो है, मसाहत प्रणाली जो है अलाउद्दीन के समय जो है अलाउद्दीन के समय मसाहत है जो भूमि की जो लेखा जोखा करते थे या फिर नाप जोप का जो कार्य होता था वो मसाहत के माध्यम से होता था। बलबन के समय जो है शिकार भूमि, जो बलबन के समय जो खालसा भूमि होती थी उस खालसा भूमि के लिए इसने सिकदार की नियुक्ति की। बलबन ने बलबन के समय खालसा भूमि देखभाल, खालसा भूमि देखरेख, सिकदार, बलबन के समय जो खालसा भूमि होती थी उसकी देखरेख करता था सिकदार नामक अधिकारी। तथा नस्क होता था, जमीन की जो पैदावार है उसका नस्क मतलब एक पैदावार का जो निश्चित जो आकार होता था उस आकार के आधार पर जो है लिया जाता था। इसके अलावा हम बात करें
कि बलबन ने तथा अक्तादारों को, जो इक्तादार जो बताया था अक्ता भूमि पर, जो इन अक्तादारों का जो नियंत्रण रोकने के लिए बलबन ने जो है ख्वाजा नामक जो है अमीर ख्वाजा नामक एक व्यक्ति की जो है नियुक्ति की। वो इक्तादार जो है अमीर, मालिक और जो मुफ्ती होते थे, इन पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित रखता था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सल्तनत कालीन जो है इनकी कृषि व्यवस्था के बारे में। तो कृषि व्यवस्था में देखिए कि सल्तनत कालीन का जो भूमिखंड होता था, इक्ता जो भूमिखंड होता था, वह भूमिखंड होता था जिसपे अमीर, मलिक और मालिक वर्ग और जो है मुक्ति जो है इस भूमि की जो देखभाल करने वाले होते थे। खालसा भूमि होती थी सुल्तान के द्वारा जो संरक्षित, सुल्तान के जो अधिकार क्षेत्र की भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कही जाती थी। उस पर किसी भी प्रकार का ना कोई कर लेना होता था। सुल्तान के जो नियंत्रण वाली भूमि होती थी खालसा भूमि होती थी। अनुदान भूमि होती थी, जो सुल्तान है किसी न किसी चीज के लिए अनुदान देता था। वक्फ होती थी, धर्म सेवा संस्थान के लिए कोई भी काजी मौलवी या कुछ भी जो उत्थान के लिए जो जमीन दी जाएगी उसको वक्फ कहा जाता था। किसी को राज्य में अच्छा काम करने के लिए उसको जो दी गई उसको पेंशन भूमि जो कहते थे, तो इनाम दी जाती थी। जैसे इनाम अभी भी हम जैसे खाली भूमि जो गांव में पड़ी होती है इनाम कहते हैं, तो उनको इनाम भूमि कहा जाता था। तब मिल्क होती थी, राजा द्वारा जो अपने मर्जी से जो दी जाने वाली जो जमीन होती थी उसको मिल्क कहा जाता था। इन्होंने किस्मत गल्ला बख्शी और हासिल जो है, इन्होंने जमीन के जो अनाज उत्पादन के बाद में जो इन्होंने प्रणाली प्रारंभ की वो अलग अलग जैसे नाम दिए। खेत बटाई की, खेत में खड़ी फसल को बांट देना। लंक है, फसल का ढेर स्थापित, अनाज नहीं निकला तब तक तो लंक उसको बांट देना, उसके अनुसार राजस्व निर्धारण। रास बटाई, जो अनाज निकलने के बाद जो है बटाई होगी उसको रास बटाई कहते थे। लगान का निर्धारण जो है मुक्ताई की मिश्रित प्रणाली के तहत होता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि नाप जो करवाई, तो इसने भूमि का जो नाप है एक बिस्बा नामक इकाई में जोड़ दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया। उसने जो है जमीन पे जो 24 प्रकार के जो कर थे उन करों को हटाकर इसने जो है 4-5 कर ही निर्धारित कर दिए, जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम कर थे, जजिया, जकात, खराज, उम्स, खम्स। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि मसात प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है प्रारंभ की गई। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बलबन ने खालसा भूमि की जो देखरेख के लिए एक सिकदार नामक जो अधिकारी की नियुक्ति की। इसके अलावा बलबन ने अक्तादार जो होते थे इक्ता भूमि को रखने वाले, उनकी जो पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा खां नामक जो है व्यक्ति की जो है नियुक्ति की। अब दोस्तों हम अगली क्लास में बात करेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के अंतर्गत ही इनके जो है व्यापार और इनके जो औद्योगिक उपलब्धियों के बारे में तथा सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में। नमस्ते।